दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेल पोटेंशियल। मैं आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग नए हैं तो आप प्लीज़ मेरी पुरानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियोस देखिए, ताकि एक क्या होता है ना, उससे हमारा एक फ़्लो बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम किसी बंदे से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उसी को ही फॉलो करो और उसी की ही सारी वीडियोस देखो। 10 जगह रेफ़र करने से ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इस वजह से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोस देखिए। उससे क्या होगा, आपको एक फ़्लो बन जाएगा और जो भी मैं समझाऊंगी आपको आराम से समझ आ जाएगा। और मैंने गारंटी तो ली ही है कि मैं आपको बिल्कुल एकदम बेस्ट करवा दूंगी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए दोस्तों, पुराने से आपका इतना बेस तो बन ही गया होगा। अब बेसिकली क्या है ना हमारा, तो जो लोग नए हैं वो लोग जाके प्लीज़ वो वीडियोस को देखिएगा। और अगर आप अभी नहीं देखना चाहते वो वीडियो, तो जो आप सामने वीडियो देख रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको सब पार्ट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं। और सबसे पहले एक और बहुत अच्छी सी और बहुत प्यारी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए बात करते हैं वीडियो की। देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ सेल पोटेंशियल, मैंने आपके सामने 4 एप्लीकेशंस लिखी हैं सेल पोटेंशियल की। जैसे ये हमें किस में हेल्प करता है, कैलकुलेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। और थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ जैसे डेल्टा एस हो गया, डेल्टा एच हो गया, डेल्टा यू हो गया, डेल्टा जी हो गया, तो इन सब की कैलकुलेशन में भी हेल्प करता है। और पीएच कैलकुलेट करने में भी मदद करता है। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके बाद, उसमें मैं आपको बताऊंगी कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसकी पूरी डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए, हमारी सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो हमारी नर्स्ट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग ऑफ रिएक्शन क्वोशंट। या फिर सिंस मैं के इक्विलिब्रियम की बात कर रही हूँ तो मैंने ये मान लिया कि मेरा इक्विलिब्रियम है, तो हमारी जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग के इक्विलिब्रियम। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन जो टेम्परेचर का लिया है वो मैंने फिक्स कर दिया है 298 केल्विन। ठीक है, तो अब एक चीज़ हमें पता है कि जो डेल्टा जी होता है इक्विलिब्रियम पे वो क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि डेल्टा जी क्या है, बेसिकली वो एक चेंज है। तो इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन होती है, रेस्ट की कंडीशन होती है। ठीक है, कांस्टेंट कंडीशन होती है, उस पर कोई चेंज होता ही नहीं है, मतलब रुक सा गया है कुछ। तो अगर वो चीज़ कांस्टेंट हो गई है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जो मेरा गिब्स फ्री एनर्जी होती है, जो किसी रिएक्शन की डायरेक्शन बताती है या स्पॉन्टेनिटी बताने में मदद करती है, वो मेरा ज़ीरो हो जाएगा। एक बात याद रखिए, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी ज़ीरो होता है, डेल्टा जी नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो डेल्टा जी ज़ीरो होता है, डेल्टा जी नॉट ज़ीरो नहीं होता है, ये आप याद रखिए। इस पर भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास एग्ज़ाम्स में। तो डेल्टा जी ज़ीरो होता है, डेल्टा जी नॉट ज़ीरो इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके लिए कुछ कंडीशंस फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, तो कंडीशन फिक्स होती है तो हम लोग उन रिएक्शंस के लिए पहले ही उस कंडीशन पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। सिंस हमारा डेल्टा जी ज़ीरो है तो मेरा डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई इज इक्वल्स टू, ये भी ज़ीरो हो गया, मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या है, ज़ीरो, तो ई भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब देखिए, एन तो ज़ीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो हो गई। फैराडे भी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 96500, मतलब क्या है, ई ज़ीरो है। तो मेरा यहाँ से क्या मुझे पता चल गया कि मेरा ई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब जो ई सेल है मेरा वो मेरा अब ज़ीरो हो गया है। दोस्तों, अगर मेरा ई सेल ज़ीरो हो गया है तो मेरा जो नर्स्ट इक्वेशन है जो थी ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग के इक्विलिब्रियम, इसमें ये चीज़ क्या हो जाएगी मेरी, ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब देखिए इनको शफल करते हैं थोड़ा हम।
तो क्या कर सकते हैं हम, इसको यहीं रखते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0.0591 अपॉन में n log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। ओके, सो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, तो इसको आप मार्क कर लीजिए एज इम्पॉर्टेंट। इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो आज का टॉपिक तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन वाले जो पार्ट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। तो अब देखिए एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, सिंस हमें के इक्विलिब्रियम निकालना है, तो लॉग के इक्विलिब्रियम विल बी n अपॉन में 0.0591 ई नॉट से। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब लॉग हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंटी लॉग लेते हैं, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा 10 की पावर में n ई नॉट अपॉन में 0.0591। ये मेरा कब था, जब मेरा टेम्परेचर 298 केल्विन था। अगर मेरा टेम्परेचर अलग होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 10 n f e नॉट, ये मेरा f है, अपॉन में 2.303 RT। सो दिस इज़ द इक्वेशन। सो अब आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि इक्विलिब्रियम निकालना है, तो के इक्विलिब्रियम से आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा जी ज़ीरो है, डेल्टा जी से पता चल जाएगा ई ज़ीरो है। आपको कुछ नहीं, बस ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट लगा देनी है। अगर टेम्परेचर आपका 298 केल्विन है तो, अगर 298 केल्विन नहीं है तो आप क्या करना, ये वाली इक्वेशन लगा देना। ओके, सो गेट अगर होगा तो गेट में तो आपको क्या कहते हैं, कैलकुलेटर दिया होगा, तो आप 10 की पावर जो भी होगा आप XYZ वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको CSIR नेट का पेपर कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली क्या होगा, आपको 10 की पावर में 10 की पावर x ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको उस तरीके से सॉल्व करना होगा। सो मूव करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, जो होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सो दोस्तों, हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। सिंस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है उसको हम KSP से डिनोट करते हैं, KSP। तो इससे हम KSP जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है उसको डिनोट करते हैं। तो ये भी कौन सी कंडीशन होती है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है जो KSP वाली होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन से क्या मतलब है, अगर मेरा कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो मेरा इनसॉल्युबल होता है सॉल्ट, तो ये मेरा कैसे एग्जिस्ट करता है, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ऐसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये मेरा कैसा होता है, KSP होता है, क्योंकि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। और ये कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की। ओके, सो ये भी एक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम से मुझे क्या समझना है, डेल्टा जी ज़ीरो, डेल्टा जी ज़ीरो है तो ई भी ज़ीरो। तो फिर से वही, हमें इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा देना है, कौन सा, ई नॉट इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन में n लॉग। अब यहाँ पे के एस पी जो है वो हमारा के इक्विलिब्रियम के बराबर है, तो के इक्विलिब्रियम की जगह मैं लिख दूँगी के एस पी। तो ये देखिए आपके पास एक और नई इक्वेशन आ गई, जिस पे आप आराम से KSP कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। और आपको अगर KSP दे रखा है तो आप उससे ई नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये तो आपका है कि जब टेम्परेचर इज़ 298 केल्विन, अगर 298 केल्विन नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू 298 केल्विन, तो आपको क्या यूज़ करना है, ये वाली इक्वेशन 2.303 RT NF log ऑफ KSP। तो ये आपका बन गया इक्वेशन C। कितना आसान है ये सब्जेक्ट, मैं बता रही हूँ ना, आप बस इसको फॉलो करिए, आपके सारे मैं डाउट्स क्लियर कर दूँगी, ये तो गारंटी है। दोस्तों, बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की, जो है कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। जो हमारे कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, जैसे डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमें रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बनाने में और फिजिबिलिटी बताने में। ठीक है, तो हमें पता है डेल्टा जी इज़ माइनस NFE, जो हम अपनी थर्ड क्लास से ही देखते आ रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थर्ड क्लास से देखते आ रहे हैं। तो डेल्टा जी ये हमें पता है, इट इज़ VdP माइनस SdT, जो हमें मैक्सवेल स्क्वायर्स से ये रिलेशन मिलता है, जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब क्या करेंगे, डेल्टा जी बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस एस, क्योंकि डीपी तो ज़ीरो हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर पे। ओके,
तो अब देखिए हमारी इक्वेशन कैसी बनती है, dg/dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज -s। अब क्या करना है हमें, बेसिकली डेल्टा एस स्टडी करना है। तो मुझे पता है जब मुझे डेल्टा एस स्टडी करना है तो मैं यहाँ पर डेल्टा लगा सकती हूँ। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, d ऑफ डेल्टा g बाय डेल्टा t एट कांस्टेंट प्रेशर इज माइनस डेल्टा एस। ये मेरी इक्वेशन बन गई। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, डेल्टा जी क्या है मेरा -NFE। तो मैं यहाँ पर पुट करूँगी डेल्टा टी, ये हो जाएगा -NFE। ये क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ माइनस डेल्टा एस। ये आपको समझ आ रहा है ना, आप फॉलो कर पा रहे हैं ना? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा -NF डेल्टा ई बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, NF डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये जो हमारी इक्वेशन है विल बी इक्वल टू डेल्टा एस। सो एक हमें प्रॉपर्टी मिल गई। सो डेल्टा ई बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी डेल्टा एस बाय NF। सो दोस्तों, इससे हमने क्या कंक्लूड किया, ठीक है। देखो, अब DE/dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो मेरे, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब बेसिकली हमारा ये क्या बता रहा है कि ई सेल जो है वो कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल। ये हमें क्या बताता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल, कि ये जो सेल पोटेंशियल है ये टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या करेगा, वो डेल्टा एस दे देगा, डेल्टा एस दे देगा NF। ये तो हमें पता ही होगा, फैराडे तो कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दे दिया तो हमें ये पता चल जाएगा। अब देखिए इससे हम डेल्टा जी कैसे निकालेंगे। तो एक इक्वेशन हमें पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, सो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी। डेल्टा एस की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये पूरी चीज़। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ NF डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी। अब ये डेल्टा जी है, तो डेल्टा जी क्या होता है मेरा, -NFE इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस NFT डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी। ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो अब आप इसको थोड़ा भी मैनिपुलेट अगर कर लेंगे तो आपको ई जो सेल है ये या तो आपको दे देगा या निकलवा लेगा। तो अब देखिए बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि NF ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये आपको वो देगा। तो आपके पास वेरिएबल कौन सा है, एक तो ई हो गया, एक डेल्टा एच हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 4 वेरिएबल है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो चारों वेरिएबल दे देगा, आपको ज़रूर 3 की वैल्यू देगा, ठीक है। और आपसे जो 4th है वो आपसे फाइंड आउट करवाएगा। तो अगर मैं देखूं, अगर मुझे समझ लो डेल्टा एच निकालना है, सिंस हमें यहाँ पर थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स निकालने हैं, सो डेल्टा एच की इक्वेशन क्या हो जाएगी, NF माइनस ई प्लस टी डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। तो ये गेट में आया था क्वेश्चन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। तो ये हमारी डेरिवेशन थी कि हम कैसे सेल पोटेंशियल से थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए सेल पोटेंशियल से बहुत ही हमारी जो चीज़ें हैं वो पता चल सकती है। तो आप देख सकते हैं कैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थर्मोडाइनमिक्स में पहुंच गए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसीलिए मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इट इज़ दी बेस्ट टॉपिक और यहाँ से आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। और बेसिकली आपके फिज़िकल केमिस्ट्री का बेसिस भी फॉर्म करता है, फाउंडेशन है। तो ये इतना कैलकुलेटिव होता है कि आपको अगर इसकी कैलकुलेशन अच्छे से आ गई तो आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत इजी डेफिनेशन थी, इजी डेरिवेशन थी, कुछ नहीं था, बस इधर उधर करना है सब वेरिएबल्स को। एक बार आप ये वीडियो फिर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अपने जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ पीएच, उसको देखते हैं। तो
देखो दोस्तों, ये हमारा जो इस टॉपिक का लास्ट एप्लीकेशन है जो है कैलकुलेशन ऑफ पीएच। तो देखिए, पीएच कैलकुलेट करना है तो मतलब हमें कुछ H प्लस का फॉर्मेशन चाहिए। जैसे पीएच जो होता है वो मेरा क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसनट्रेशन। तो अब देखिए, कुछ इस तरीके का मुझे फॉर्मेट चाहिए, मतलब H प्लस। तो H प्लस चाहिए तो हमने देखिए गैस इलेक्ट्रोड में देखा था जहाँ पर H2 गैस रिलीज़ होती है। तो उसमें मेरा जो सोल्यूशन था वो था HCl का। तो जहाँ से मुझे H प्लस मिल जाएगा तो उससे मैं H प्लस भी कैलकुलेट कर सकती हूँ और पीएच भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मैंने बेसिकली क्या लिया है, मेरा जो एनोड है वहाँ पर तो मेरा गैस इलेक्ट्रोड है और जो कैथोड है वहाँ पर मेरा स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे मुझे इसके जो E0 सेल की जो वैल्यू है वो मुझे पता होगी, ठीक है। क्योंकि अगर एक का फाइंड आउट कर रहे हैं तो दूसरे का हमें पता होना ही चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड लिया, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ताकि मुझे इसका E0 पता चले। तो अब जैसे मुझे E0 सेल निकालना है तो E0 सेल अगर अकॉर्डिंग टू बुक वाला फॉर्मूला देखूँ तो इट इज़ E0 ऑफ कैथोड रिडक्शन माइनस E0 ऑफ एनोड रिडक्शन। मतलब दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल लेने हैं तो E0 सेल जो E है, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड है कैथोड पर, उसका रिडक्शन पोटेंशियल, ऑब्वियसली इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना होगा क्योंकि यहाँ तो रिडक्शन हो ही रहा है। बट एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या करना होगा, उसका उल्टा करना होगा। तो एनोड पर हमारा गैस इलेक्ट्रोड है और इसका हमें रिक्वायर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो अब देखिए, तो अब हमारा जो मेजर टास्क है वो क्या है, टू कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो हमें एनोड पर रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो मतलब एनोड पर मेरी ऑक्सीडेशन की अगर मैं रिएक्शन लिखूँ तो एनोड पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी H2 गिविंग H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2H प्लस गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन। बट मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे रिडक्शन चाहिए। तो रिडक्शन मतलब मुझे उल्टा करना पड़ेगा। तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज़ गिविंग H2, ठीक है ना। तो अब मेरे पास ये हो गई मेरी रिडक्शन की। तो अब मैं इसके लिए क्या निकालूंगी, ई सेल है ना, इसकी जो E0 सेल मुझे बेसिकली चाहिए, तभी तो मैं यहाँ पर इसको पुट कर सकती हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, इसका E0 कैलकुलेट करना है। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखिए, पहले तो मैंने लिखी नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन के लिए मैंने क्या लिखा, H प्लस H2 इज इक्वल्स टू E0 H प्लस H2 माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट होता है, जो रिएक्शन कोशेंट होता है। तो प्रोडक्ट में मेरे को क्या मिल रहा है, H2। तो मैं H2 का, तो गैस है तो मैं इसको क्या लिखूँगी, प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन। तो कंसनट्रेशन क्या है, H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। आप इसको 1 मोल के लिए भी लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पर 2 लिया है तो मैं, आप इसके लिए 1 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो मैं लास्ट में आपको फाइनल इक्वेशन बता दूँगी जो 1 के लिए होगी। तो ये हो गया। अब हमें पता है कि जो E0 होता है H प्लस H2 का, ये ज़ीरो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमें मिलता है कि ये ज़ीरो होता है क्योंकि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसका जो E0 की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। तो अब क्या हो गया, H प्लस से H2, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें रिडक्शन का चाहिए। तो अब ये मेरा क्या बन जाएगा, H प्लस H2 इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 अपॉन में H प्लस का स्क्वायर। अब सिंस ये जो कंडीशन है ये मेरी कौन सी है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ले रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 बार या फिर 1 ATM, ठीक है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन मान के चल रही हूँ मैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, H प्लस H2 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ 1 बाय H प्लस का स्क्वायर। तो ये मेरा बन जाता है। अब देखिए एक चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है यहाँ पर तो आप प्लीज़ मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको ये वीडियो फिर से बना के दिखा दूँगी, लेकिन आप प्लीज़ कमेंट करिएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ आए। तो अब जैसा कि आप यहाँ पर सामने देख पा रहे हैं, हमारे पास EH प्लस H2 है और ये इस प्रकार का हमारे पास कुछ कंडीशन बनी है। तो अब एक चीज़ है,
जैसे हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या है, EH प्लस H2 इज़ इक्वल्स टू -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ 1/h प्लस का स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो यहाँ पर मेरा माइनस आ जाएगा, क्योंकि मुझे इसका और pH का रिलेशन चाहिए, तो मुझे यहाँ पर pH वाली फॉर्म चाहिए। pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ h प्लस, तो मुझे कुछ ऐसा बनाना है। तो अगर मेरा ये है 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं उल्टा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग h प्लस का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा कुछ। तो 2 मेरा, अगर यहाँ पे लॉग की हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर log ऑफ x का स्क्वायर है तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 log x, ये लिख सकती हूँ। तो वही यहाँ पर मुझे करना है। तो -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 log h प्लस, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 से 2 कैंसिल। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो हो जाएगा 0.0591 log h प्लस। अब एक चीज़ देखो, मुझे ये माइनस वैसे कैंसिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे बेसिकली चाहिए क्या, माइनस लॉग h प्लस, मुझे ये पूरी क्वांटिटी चाहिए। तो मैं यहाँ पर माइनस लगा देती हूँ और यहाँ भी माइनस लगा देती हूँ, तो ये हो जाएगा -0.0591 pH h प्लस H2। सो इस प्रकार की कुछ मेरे पास इक्वेशन बन गई। तो अब ये मुझे क्या मिल गया, रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया। तो अब जो मेरी जो E0 सेल की इक्वेशन थी उसमें क्या लिख दूँगी, E ऑफ SCE माइनस E0, एनोड का चाहिए था रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल मुझे मिल गया। तो अब मैं उसको यहाँ पर पुट कर दूँगी, माइनस 0.0591 और pH, तो ये क्या हो जाएगा, ESCE प्लस 0.0591 pH। देखो बच्चों, ये जो है ना, ये पर्टिकुलर जो आज का सच में लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ये जो पर्टिकुलर मैंने आपके सामने क्वेश्चन बताया है ना, ये या तो गेट में आया है या नेट में आया है, और वो क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताती हूँ, इसी में ही मैं बता देती हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ जाए, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर तो वेस्ट है। तो देखिए क्वेश्चन या तो नेट है या गेट है, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें क्या था कि इस तरीके से एक सेल इक्वेशन दे रखी थी, सॉरी यहाँ पर प्लैटिनम था, H2 1 बार H प्लस, ये आपको सोल्यूशन दे रखा था, मतलब H प्लस जो उसका इलेक्ट्रोलाइटिक है, और यहाँ पर Cl माइनस HgCl2 Hg, ठीक है। तो अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये गैस इलेक्ट्रोड है, और ये उसका अनायन, उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट, और उसका मेटल, ये क्या है, कैलोमल इलेक्ट्रोड है। तो अब देखिए कैथोड पर क्या है, कैथोड पर मेरा क्या है, कैलोमल है, और ये मेरा क्या है, एनोड, एनोड पर क्या है, गैस इलेक्ट्रोड है। तो उन्होंने क्या पूछा था, pH पूछा था, और उन्होंने हमें क्या दे रखा था, E0 सेल, E0 सेल की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी थी 0.7530, ठीक है। और E0 SCE जो कैलोमल इलेक्ट्रोड का जो E0 है वो हमें दे रखा था 0.2802। उन्होंने पूछा था कि pH क्या होगा सोल्यूशन का। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल बस फॉर्मूला में इसको पुट कर देना है, E0 ऑफ SCE प्लस 0.0591 pH। तो अब E0 सेल उन्होंने दे रखा है 0.7530, E0 ऑफ SCE हमें दे रखा है 0.2802, ठीक है, प्लस 0.0591 pH। जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे पूरा, तो इसमें जो pH की वैल्यू है वो आ जाएगी 8। तो मतलब क्या है, आपने ये वीडियो देखी तो आपको तो 4 नंबर मिल गए, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी उनको तो मिले ही नहीं। तो अब आप खुश हो जाइए, आपका एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है।
तो आज हमने क्या क्या देखी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे, जिसमें हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी और उनके एग्जांपल्स देखे। और अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो में, मतलब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगली वीडियो में मैं आपको कंसंट्रेशन सेल शुरू कराऊं या अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उन्हीं के मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊं, जो भी बहुत यूनिक क्वेश्चंस हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस हिसाब से चलूँगी फिर। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको नहीं पसंद आ रही या कुछ भी दिक्कत लग रही है, आप मुझे प्लीज़ बताइए, मैं उसमें सुधार करूँगी। और आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। जय भारत। एंड अपना प्यार देते रहिए द केमिस्ट क्लब को। एंड मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ ताकि आपको बेस्ट ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। एंड हाँ, एक चीज़ और, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। बाय।